इससे पहले कि हम अलजेब्रा की तह तक जाएं, मैं आपको एक कोट देना चाहती हूँ जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं, गलीलियो गैलीली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोट इन्होंने दिया है, ये अलजेब्रा के सभी पॉइंट्स को एक साथ लाकर रख देता है। ये अलजेब्रा का एक तरह से सारांश है और असल में देखा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स का भी सारांश है ये। तो इन्होंने कहा था, फिलॉसफी इज रिटन इन दैट ग्रेट बुक विच एवर लाइज बिफोर आवर आइज, आई मीन द यूनिवर्स, but we cannot understand it if we do not first learn the language and grasp the symbols in which it is written. This book is written in the mathematical language, without which one wanders in vain through a dark labyrinth. तो ये काफ़ी ड्रामेटिक है, लेकिन इसका मतलब काफ़ी गहरा है। वाकई में ये मैथमेटिक्स का पूरा पॉइंट ही है। और जो हम देखने वाले हैं आगे, जब हम अलजेब्रा की गहराई में बढ़ते चले जाएंगे, वो ये है कि हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और हमें वो कोर आइडियाज़ मिलते जाएंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि हमारा ये यूनिवर्स ये किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, ये किस तरह से बना हुआ है। और ये बात भी सही है कि ये आइडियाज़ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सभी पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी के कोर में, इनके मूल में, ये सभी दरअसल एक ही आइडिया हैं, ये एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए ये सभी और भी फंडामेंटल हैं और भी ज़्यादा प्योर हैं इनके किसी भी एप्लीकेशन से। और बार बार मैं ये जो कोर आइडिया कह रही हूँ, इसका मतलब समझने के लिए चलिए एक सिंपल लेकिन कॉन्क्रीट से आइडिया से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने बड़े लंबे चौड़े इस कोट से शुरू किया था, लेकिन अब थोड़ा सिंपल आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते रहेंगे इन आइडियाज़ को और देखेंगे कि कैसे ये सेम आइडिया अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग डोमेन्स को जोड़ता है हमारे यूनिवर्स में। तो मान लेते हैं कि हम एक दुकान में हैं और हमें कुछ खरीदना है वहाँ से। और एक अच्छी बात यह है कि उस दुकान में सेल लगी हुई है और सभी चीज़ों पे 30% ऑफ भी है, हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे अगर वहाँ पर एक पैंट का पेयर पसंद आ गया, जनरली जो मेरी पैंट्स होती हैं वो 1000-1500 इतने तक की होती हैं, तो मुझे एक पैंट पसंद आई है जिसका कि दाम है 1000 रुपीज़। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट निकालने के लिए हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपने इस परसेंटेज को अपने इस पैंट के प्राइस से। और यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ अलजेब्रा का इस्तेमाल तो करा नहीं है, ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए कि 1000 रुपये पे 30% ये कितने के बराबर होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30% को 1000 रुपीज़ से। 30% टाइम्स 1000 रुपीज़। और अगर हम चाहें तो इस परसेंटेज को डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये बराबर है 0.30। 30% इतने डेसिमल के बराबर होगा और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 1000 रुपीज़ को। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें उस पैंट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो 1000 का 30% ये 300 रुपीज़ के बराबर होता है और हमें ये पैंट ये मिल जाएगी 1000 माइनस 300 यानी कि 700 रुपये में, 700 रुपीज़ में। तो ये बात तो तब हो गई जब हम किसी एक पैंट की, एक स्पेसिफिक पैंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उस दुकान में सभी चीज़ों पे 30% ऑफ है और हमें ये पता लगाना है कि सब पे हमें कितना डिस्काउंट मिल सकता है, तो इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे। यानी कि हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल चीज़ की तरफ। तो इसके लिए अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि उस दुकान में जो चीज़ें हैं उनका प्राइस x रुपीज़ है, यानी कि लेट x बी दी ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर हमारा x ओरिजिनल प्राइस है किसी भी चीज़ का, तो डिस्काउंट अगर 30% के बराबर है सभी चीज़ों पे,
तो हम कह सकते हैं कि हमें 30% टाइम्स x जितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो हमारा जो डिस्काउंट वाला प्राइस हो जाएगा वो होगा 30% टाइम्स x के बराबर। और इसे फिर से हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.30, और इसमें अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि ये हमें उस दुकान के किसी भी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है इसके बारे में बताएगी। मान लेते हैं कि उस दुकान में कोई चीज़ है जिसका कि दाम 100 रुपीज़ है, तो अगर आप यहाँ x की जगह पर 100 रख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हम लोग बहुत धीरे धीरे अलजेब्रा के एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे ये सब और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे और ज़्यादा सुंदर होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा तरीके के अलजेब्राइक आइडियाज़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह रहे थे कि हमने इसे जनरलाइज किया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जिसका कि दाम हम x मान लेते हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपीज़ होता तो हमारा जो डिस्काउंट है वो 0.3 टाइम्स 100 यानी कि 30 रुपीज़ के बराबर हो जाता। और इसी तरीके से हम किसी भी दाम के लिए अपना डिस्काउंट निकाल सकते थे। लेकिन अभी हम इसे और भी ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंटेज भी मालूम ना हो, अगर हम इसे भी जनरलाइज कर लें, अगर हम मान लें कि लेट p इक्वल्स टू, ये जो p है ये हमारा परसेंटेज ऑफ है, ये हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है। तो अब अगर हमें डिस्काउंट निकालना होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट इस केस में जो हमारा डिस्काउंट है ये p टाइम्स, यहाँ पर p हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है जो कि इन केसेस में 30 के बराबर था, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं p। और अगर हम अपने डिस्काउंट परसेंट को मल्टीप्लाई कर दे अपने ओरिजिनल प्राइस से, यानी कि किसी भी दिए गए प्रोडक्ट के ओरिजिनल प्राइस जिसे कि हमने x माना था इससे, तो हमें हमारा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट बराबर होगा p टाइम्स x के। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट पर कितना परसेंटेज ऑफ है और उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस कितना है सिर्फ यहाँ पर रखकर हम उस पे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था कि आप यहाँ पर इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करें, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने यहाँ पर p लिया है परसेंटेज ऑफ के लिए, आप a ले सकते थे, b ले सकते थे, अल्फा बीटा कोई भी सिंबल ले सकते थे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक कि बार बार मुझे यहाँ डिस्काउंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मान लूँ कि लेट d इक्वल्स टू डिस्काउंट, अगर d रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट को, तो हम यहाँ इस चीज़ को लिख सकते थे d इक्वल्स टू p टाइम्स x, d इक्वल्स टू p टाइम्स x। और ये दोनों चीज़ें ये दरअसल एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक कि आपको याद रहता है, जब तक कि आप ट्रैक कर पाते हैं कि आपने जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया है वो दरअसल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हमारा ये जो रिलेशनशिप है d इक्वल्स टू p टाइम्स x का, इसे हम एक इक्वेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल टू साइन के दोनों साइड्स पे कुछ चीज़ें रख रहे हैं। यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि d बराबर है, ये इक्वल है p टाइम्स x के। तो ऐसे इक्वेशन को हम अलग अलग जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं फिज़िक्स की बात करूं तो फिज़िक्स में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो फिज़िक्स में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है F इक्वल्स टू m टाइम्स a, और यहाँ पे F होता है फोर्स और ये बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। यहाँ पर ये सभी सिंबल्स इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों का फॉर्मेट काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर अगर हम अपने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को
एफ एम और ए की जगह किसी और चीज से सिंबलाइज कर देते, अगर हम कोई और सिंबल्स ले लेते इनके लिए, तो शायद हम अपने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख पाते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम मान लें कि लेट डी इक्वल्स टू फोर्स, अगर डी रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और अगर पी, यहाँ पर जो हमारा पी है, अगर ये रिप्रेजेंट करता है मास को, और x रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, तो यहाँ से हम अपने इस इक्वेशन को लिख सकते थे d इक्वल्स टू p टाइम्स x के बराबर। और यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करा है एक ही चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये काफ़ी अलग सी चीज़ है यहाँ पे कि कैसे हम इस इक्वेशन को फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन के। और अगर हम अपने इस दुकान और डिस्काउंट और परसेंटेज और ओरिजिनल प्राइस की बात करें, तो कैसे यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है इन सारी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक इक्वेशन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, हो सकता है कि हम अपने इस इक्वेशन को, इसमें इस्तेमाल किए गए सिंबल्स को कुछ और मान लें और इसे हम और भी जगहों पर इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि इकोनॉमिक्स में शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकें, या फिर फाइनेंस में कर सकें, या फिर कंप्यूटर में, लॉजिक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और काफ़ी अलग अलग डोमेन्स में हम इसी जनरल आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यही बात बहुत प्यारी है मैथमेटिक्स के बारे में, खासकर कि अलजेब्रा के बारे में, कि हम अलग अलग चीज़ों से अपने आइडियाज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हमारे यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्शंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशंस, ये एब्स्ट्रैक्शंस ही तो हैं। और फिर हम अपने इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग जगहों में एप्लीकेशन के लिए। कैसे हम इस सेम आइडिया को इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम फाइनेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और लॉजिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हमें यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को समझने में मदद भी करती हैं। अगर हम इन सभी ह्यूमन डेफिनेशंस को अपने इस पिक्चर से बाहर निकाल दें, तो यहाँ अगर हम अपने सिर्फ इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को देखें, तो d इक्वल्स टू p टाइम्स x को हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपके एक हाथ में d है और दूसरे हाथ में आपके पास p टाइम्स x है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपके दोनों हाथों में एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। और अगर आपको एक चीज़ को डिवाइड करना हुआ किसी भी नंबर से, तो इन दोनों को बराबर रखने के लिए आपको दूसरे हाथ में जो चीज़ है आपके पास, इसे भी उसी नंबर से डिवाइड करना होगा, तभी तो हमारी ये इक्वालिटी आपस में बनी रहेगी। यानी कि अगर मैं d को डिवाइड कर देती हूँ, अगर मुझे मान लेते हैं कि d को डिवाइड कर देना है x से, तो ये चीज़ बराबर होगी p टाइम्स x के अगर हम p टाइम्स x को भी डिवाइड कर देते हैं x से ही, तभी ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर p टाइम्स x डिवाइडेड बाय x अगर हम देखें, तो अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ पे p को 5 से मल्टीप्लाई करते और फिर इसे 5 से डिवाइड भी कर देते, तो ये 5 और 5 आपस में कट जाते, यहाँ पर ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और हमें एक और एब्स्ट्रैक्शन मिल जाता है। यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकती थी कि d डिवाइडेड बाय x, अगर मैं d को डिवाइड करती हूँ x से, तो मुझे मिलता है p, और ये एक और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारे इस एब्स्ट्रैक्शन से ही। तो जितना कि ये आइडिया यूनिवर्सली सही है, उतना ही ये आइडिया भी यूनिवर्सली सही है। यानी कि अगर हम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये हमारे सेम आइडियाज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इन आइडियाज़ को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। और यहाँ तो मैंने कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, ऐसे हज़ारों एप्लीकेशंस और भी होंगे इन आइडियाज़ के, जिनके बारे में अभी हमने सोचा ही नहीं है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि गलीलियो ने जो बात कही थी वो आखिर क्यों कही थी कि हमारा ये जो यूनिवर्स है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हो सकता है कि अगर कभी भी हमारे प्लैनेट पे अर्थ पे एलियंस आए तो शायद मैथमेटिक्स ही वो कॉमन ग्राउंड होगा, वो लैंग्वेज होगी जिससे कि शायद हम अपने आइडियाज़ को उनके तक कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसीलिए शायद गलीलियो ने कहा था कि यूनिवर्स हमारा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है।